एक और नई वीडियो के साथ। और ये गाड़ी हमारे एक दोस्त ने अभी ख़रीदी है। और तो हम आप आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कनाडा के अंदर गाड़ी यूज़ कार जो है कैसे ख़रीदते हैं और इसका क्या तरीका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हारून भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हारून भाई न्यू इमिग्रेंट हैं और ये अब अभी बताएंगे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कनाडा के बारे में, सेंट जॉन के बारे में। और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि यहाँ पर आपने गाड़ी किस तरह से ली। तो जी हारून भाई बताएं आप। कि मैं आया हूँ जस्ट बिफोर द लॉकडाउन बिगिंस। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उससे पहले वाले वीक में मैं यहाँ आया हूँ, मार्च में। जैसे ही आया और अभी शहर को देख रहा था, देखते देखते ही सब बंद हो गया। जब भी आप कहीं मूव होते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। मैं यहाँ आया, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ड्राइविंग लाइसेंस का एग्ज़ाम देने के लिए वो सर्विसेज सारी बंद हो गई थी हमारी, जैसे आपको पता है। वो अभी दोबारा रिज्यूम हुई है 13 जुलाई से। गाड़ी अब कैसे लें? अच्छा, जो है मैं ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है, इंटरनेशनल परमिट भी और वहाँ पाकिस्तान का भी है, तो उसके बेस पे मैंने गाड़ी यहाँ पे चला सकता हूँ। तो बाहर अभी बड़ी शदीद किस्म की तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। हम गाड़ी के अंदर आके बैठ गए। अब हम हारून भाई से अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे अभी यहाँ बैठ के। और जैसे ही बारिश कम होती है तो हम दोबारा से हम ज़रा बाहर का वेदर भी इंजॉय करेंगे। तो आप ये बताएं कि जो न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं, क्या वो ड्राइव कर सकते हैं अगर किसी के पास पाकिस्तानी लाइसेंस है? ऐसा है कि आप जिस भी कंट्री से माइग्रेट करके यहाँ आ रहे हैं, आपके पास वहाँ का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी जो हो वो 6 महीने से ज़्यादा हो। और कनाडा में आप 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। कनाडा आए तो आप किस किस्म की गाड़ी देख रहे थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे जो है एक बजट सीरीज़ की गाड़ी देख रहा था और जो है एक कोई मिड साइड सीडान मिल जाए कार, तो उसमें मैंने जो है हमारे कुछ भाई हैं यहाँ पे आपकी तरह, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने 3 गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट की। 2 होंडा थी, एक एकॉर्ड, एक सिविक और एक ये कोरोला थी। किजीजी एक वेबसाइट है, किजीजी से ये उन्होंने ढूंढी थी। और ये गाड़ी सेंट जॉन से थोड़ा सा बाहर एक टाउन है, वहाँ पे भी हैम्पटन के एक जगह हैम्पटन के करीब थी। एक अंकल के पास थी और वो फर्स्ट ओनर थे इस गाड़ी के, और उन्होंने ही अपने पास रखी हुई थी। और ये गाड़ी 2009 का मॉडल है, 11 साल पुरानी गाड़ी है। करोला है? हाँ, टोयोटा करोला। जी, टोयोटा करोला है, 2009 का है, 1.8 है, मैनुअल है। और ये गाड़ी तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर चली हुई है। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ देखनी होती है गाड़ी ख़रीदने से पहले कि उसका MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन जो है वो हुआ है नहीं हुआ हुआ। तो इसका तकरीबन जो अभी ये कल गाड़ी मैंने इसकी डिलीवरी ली है कल ही, और 500 किलोमीटर ऊपर चली हुई है MVI जब हुआ है उसके बाद। और MVI जो होती है न्यू ब्रांसविक प्रोविंस में अभी 2 ईयर्स की हो रही है, तो जिसकी वजह से 2 ईयर्स तक आपको गाड़ी में कोई लीगली प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इन केस वेयर एंड टेयर अगर हो जाए वो एक अलग चीज़ है, जबकि जो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैकेनिक्स जो हैं, जो स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप हैं, वो इसको सर्टिफाई करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। अप टू 2 ईयर्स केस में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई गाड़ी ख़रीदना चाह रहा है यूज़ कार, तो आप क्या चीज़ रेकमेंड करेंगे? ख़रीदने से पहले क्या चीज़ें देख लें उस गाड़ी की? ख़रीदने से पहले सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने कहा है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन MVI जो है वो चेक कर लें, उसकी हुई हुई है या नहीं हुई हुई, और अगर है हुई हुई है तो कब तक वैलिड है। अब रिसेंट जितनी भी MVI हो रही हैं फॉर 2 ईयर्स हो रही हैं। अगर MVI नहीं हुई हुई और गाड़ी आपको पसंद आ रही है तो मैकेनिक्स होते हैं, आप उनको ले जाएं, उनको जाके चेक करवा दें। $50 लेंगे और आपको चेक करके बता देंगे कि ये MVI इसकी पास हो जाएगी नहीं होगी, इसमें कौन कौन से फॉल्ट्स हैं जो उनकी फाइंडिंग्स हैं। और एक चीज़, कनाडा में इतना आसान नहीं है जिस तरह वहाँ हमारे यहाँ होता है कि जी आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट ख़राब हो गया है, फ़लानी चीज़ ख़राब हो गई है, तो फ़ौरन वो काम हो जाता है। यहाँ आपको मैकेनिक अपॉइंटमेंट देगा, वो अपॉइंटमेंट आपको 1 महीने बाद का भी मिल सकता है, तो 1 महीने तक फिर आप पैदल हो जाएंगे। ठीक है, एक ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि गाड़ी में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, प्लस पार्ट्स जो हैं वो आपको न्यू लेने हैं, न्यू पार्ट्स आएंगे। उसमें भी जो है फर्दर जो है कंपनीज़ हैं कि आपको OEM लेना है, आफ्टर मार्केट लेना है, और उसमें सब कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना आपने जहन में रखनी है। कोई रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ, जो है पुराना निकाला और नया लगाया। तो
एक तो पार्ट आएगा वो नया महंगा आएगा, प्लस लेबर पर आवर के हिसाब से है यहाँ पे, और जो कि ठीक ठाक बन जाती है। गाड़ी कितने में ली आपने? अच्छा जी, गाड़ी ये लिस्ट हुई हुई थी किजीजी पे 3800 की, $3,800 की। अब वहाँ हम गए जाके नेगोशिएट किया उनसे, तो 3500 में हमारी जो है ना Final। हाँ जी डील फाइनल हुई है। और बस ये था कि हम जो मेन गाड़ी को लेने का मकसद ये था कि गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ गली भी नहीं है, गाड़ी जो है ना अपनी सारी चीज़ें ओरिजिनल पार्ट्स में है। इवन के इसके पीछे जो ये CE वेरिएंट है, इसका ओरिजिनल लोगो भी लगा हुआ है। क्या आपको विंटर टायर्स भी इसके साथ गाड़ी के साथ मिले हैं? टायर्स भी मिले हैं या फिर और क्या क्या चीज़ें आपको मिली इस गाड़ी से? जहाँ तक विंटर टायर की आपने बात की, तो विंटर टायर इस डील में नहीं थे, लेकिन जिनसे मैंने ली है उनके पास विंटर टायर्स थे। वो यूज़ थे और वो उसके पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी और कोई डील देखता हूँ, जो आएगी तो उसी हिसाब से मैं ले लूँगा। तो आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता चलूँ, क्योंकि कनाडा जो है अटलांटिक रीजन है और यहाँ पर बेइंतहा बर्फ़ और सर्दी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर 2 सेट रखे जाते हैं टायर्स के, एक विंटर और एक समर या ऑल सीज़न। अगर आपके विंटर टायर्स नहीं होंगे और आपकी गाड़ी बर्फ़ में चल रही होगी तो स्किड होने के बहुत चांसेस होता है, और जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं। डिफरेंट डील्स आती रहती हैं, ये आप कॉस्को से, कैनेडियन टायर से या आप किसी भी मार्केट से विंटर टायर्स खरीद सकते हैं। अच्छा, आपने गाड़ी पसंद कर ली, समझ आ गई, आपको गाड़ी फाइनल कर दी है, अपनी डील फाइनल हो गई। अब इसको ट्रांसफ़र करने का क्या तरीका है? ट्रांसफ़र करने का इसका तरीका यह है कि आपको मैं आपको पेपर दिखाता हूँ जी। ये आपका होता है सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन। ट्रांसफ़र कराने का ये तरीका है कि आपने गए सर्विस न्यू ब्रांसविक में गए, सर्विस न्यू ब्रांसविक में जाने के बाद आपने अपनी सारी जो है ना डिटेल्स वगैरह जब आप प्रीवियस ओनर से लेते हैं, तो प्रीवियस ओनर गाड़ी इस पेपर पे रिलीज़ करेगा। गाड़ी की डिलीवरी उस वक्त तक नहीं देगा जब तक ये पेपर आपके नाम का ना निकल जाए। प्लस इसमें एक और चीज़ है, यहाँ गाड़ी के ऊपर सेल अमाउंट इस पे मेंशन करना होता है, जिसके ऊपर सेल टैक्स लगता है। अब गाड़ी लेने के बाद यहाँ पर इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, तो मैं आपसे एक सवाल इंश्योरेंस के बारे में पूछना चाहता हूँ। इंश्योरेंस आपने क्योंकि आपके पास यहाँ का लाइसेंस नहीं है, और मुझे पता है क्योंकि मैं भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास कनाडा का लाइसेंस नहीं है तो आपको बहुत ही हाई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो आपने इंश्योरेंस, आप कितना इंश्योरेंस दे रहे हैं इस गाड़ी का, और किस तरह से आपने मतलब कितनी कंपनीज से को अप्रोच किया आपने इंश्योरेंस को देखने के लिए? जी, इंश्योरेंस की आपने बात की है। इंश्योरेंस के लिए ये है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो पाकिस्तानी या मतलब किसी और लाइसेंस, कनाडा के अलावा लाइसेंस पे बहुत कम कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस देती हैं। आप यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होती है, उसका भी मैंने अप्रोच किया और भी 2-3 कंपनीज उनको किया, लेकिन सिर्फ TD वाहिद कंपनी थी जिसने मुझे न्यू ब्रांसविक रीजन में इंश्योरेंस दे दी है। ये पाकिस्तानी लाइसेंस के ऊपर? जी, पाकिस्तानी लाइसेंस के ऊपर। और इन्होंने मुझसे जो है उसकी स्कैन कॉपी ली है मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की, प्लस ऑनलाइन वेरिफिकेशन। उन्होंने कहा कि हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मैं जिस तरह कराची से हूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस के नाम से एक ऐप है, उसमें भी वो वेरीफाई हो जाता है, तो उन्होंने वो अपने तौर पे भी वेरीफाई किया है। और उसके बाद उन्होंने मुझे जो है ये इंश्योरेंस दी है। और जो इंश्योरेंस लेने का ये है कि इंश्योरेंस आपको फ़ोन पे मिल जाती है और तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आपका इंश्योरेंस सब कुछ हो जाता है। और जो पहली इंश्योरेंस अभी मुझे मिली है वो मिली है $160 पर मंथ, 160 पर मंथ। और अगर आप कनाडा का लाइसेंस ले रहे हैं तो इंश्योरेंस कितनी हो जाएगी? वो काफ़ी कम ही होगा। अभी मैं 160 दे रहा हूँ तो वो 120 के करीब या 100 के करीब चला जाएगा। और वो इस वजह से मेरा ज़्यादा है अभी क्योंकि मैं न्यू हूँ कनाडा में। जैसे जैसे मैं पुराना होता जाऊँगा तो अगर मैं किसी एक कंपनी को लेकर चलता हूँ तो वो हर साल 10% उसमें भी कम होता है। तो इंश्योरेंस के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपका, अगर आपके पास कैनेडियन लाइसेंस है तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं और आपके देखेंगे आप अगर आपको कोई फ़ाइन तो नहीं है, कोई टिकट तो नहीं है और आपने कोई वॉलेशन तो नहीं की है, और इसके अलावा आपके कोई एक्सीडेंट्स हैं। अगर ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको इंश्योरेंस कितनी होगी। अगर किसी का कोई फ़ाइन है या कोई किसी ने लाइक कोई वॉलेशन की है पिछले साल,
तो इंश्योरेंस के अंदर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और जब वो अपने सिस्टम में डालते हैं तो आपका इंश्योरेंस ऊपर चला जाता है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ हो, तो अगर आपकी गलती हो तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट ईयर इंश्योरेंस बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि गाड़ी बड़े एहतियात से चलाएं, ध्यान से चलाएं, और कोई वायलेशन नहीं करें, रूल्स के मुताबिक चलाएं। अगर ये सब चीज़ें आप सेफ्टी तरीके से गाड़ी चलाते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, तो आपका इंश्योरेंस हर साल कम होता जाएगा। इंश्योरेंस ही के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो विद इन 1 ईयर अगर आपको अपने इंश्योरेंस के कंपनी के साथ स्टिक रहना पड़ता है। अगर आप इंश्योरेंस मतलब 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद स्विच करेंगे कि आपने कहीं और कम इंश्योरेंस मिल रही है, आप 1 ईयर का टेन्योर पूरा नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि वो भी मैटर करता है और आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी इंश्योरेंस के साथ, कंपनी के साथ है, अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 महीने पूरे करें, साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो साल का पूरा टाइम निकालें। तो अगेन बारिश रुक चुकी है, हम दोबारा से बाहर आ गए हैं। आप देखें मौसम बहुत खूबसूरत है, व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। पीछे मेरे सेंट जॉन हार्बर है और पोर्ट है। जी कोई इंपॉर्टेंट बात जो गाड़ी लेते हुए हमें जो है ध्यान रखना है? गाड़ी लेते हुए एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपको पता है यहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है और बर्फ़ को गलाने के लिए सड़क पे नमक डाला जाता है, जो कि गाड़ी के टायरों के साथ चलते हुए आपकी गाड़ी के नीचे लगता है, जिसमें आपको अपनी गाड़ी के सस्पेंशन और अपने नीचे से फ्लोर वगैरह चेक करना पड़ता है। लाजमी है ये आप गाड़ी लेने से पहले या तो लिफ्ट पे चढ़ा के चेक कर लें या ख़ुद नीचे लेट के जैसे भी आप चेक कर लें। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी गाड़ी ऊपर से सही है और आपको नहीं पता कि आपने गाड़ी ले ली, 2 महीने बाद आप पैर रख रहे हो और नीचे ही चले गए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने देखा लोगों को हर साल जो है रस्ट प्रूफिंग होती है यहाँ पे। तो इस तरह की गाड़ी सीडान जो है उसका मेरे ख्याल $60-70 पर ईयर वो चार्ज करते हैं। आप साल में एक दफ़ा इसको करा लें तो आपकी रस्ट प्रूफिंग हो जाती है और गाड़ी आपकी सेफ़ हो जाती है। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड थिंग है कि चीज़ है कि आप इसको ज़रूर अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आप उसको ज़रूर रस्ट प्रूफिंग करवाएं और हर साल करवाएं। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने सड़कों पर हर तरह की गाड़ियाँ देखता हूँ। यहाँ पर जर्मन भी हैं लेकिन ज़्यादातर जैपनीज़ हैं, और कोरियन गाड़ी भी हैं और अमेरिकन भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कौन सी रीजन की गाड़ी यहाँ ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है? जिस तरह हम एशिया रीजन से आए हैं तो हमारा एक माइंड सेट है कि हमें जो है जापानीज़ गाड़ी चाहिए, तो और जापानीज़ गाड़ी की रीसेल भी ज़्यादा है यहाँ एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन कार्स या जर्मन कार्स। तो इस वजह से मैंने जापानीज़ कार को प्रेफर किया। जापानीज़ ऑटोमेकर में हमारे पास यहाँ टोयोटा है, होंडा है, जिनकी गाड़ियाँ बहुत रिलायबल हैं और बहुत ज़्यादा चलती हैं। 3-4 लाख भी चली हुई गाड़ी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं टोयोटा की तरफ गया हूँ। बाकी अगर आप कोरियन कार्स की बात करें उसमें होंडा इनकी कार्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं। यार भाई, तो आप बताएं रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ये एक स्टिकर आपको नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स जानना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कैसे होती है रजिस्ट्रेशन, ये क्या प्रोसेस है? ये कार की रजिस्ट्रेशन होती है, ईयरली रिन्यू होती है, ऑनलाइन इसका होता है सिस्टम। इसका ये नंबर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड इसकी जो है मार्च 21 तक ये वैलिड है। तो फिर उसके बाद जो है मुझे इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर MVI का स्टिकर भी होता है। MVI का स्टिकर आगे लगा होता है और उसमें भी जिस मंथ तक वैलिड होती है और जिस ईयर तक वहाँ पे पंच हुआ होता है। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत आसान है, या तो आप सर्विस न्यू ब्रंसविक या अपने रीजन के अंदर विज़िट कर सकते हैं ऑफिस को और वहाँ से करा सकते हैं, या इसका सिंपल घर पे बैठ के तरीका ये है कि आप ऑनलाइन जाएं इनकी वेबसाइट पे। ये हारून भाई अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, देखें इसकी साउंड जो है इंजन का बिल्कुल स्मूथ है और गाड़ी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी सी गाड़ी है। गाड़ी अच्छी है, मुझे पसंद आई और रीज़नेबल पैसे में आपको गाड़ी मिली। गाड़ी की मेंटेनेंस का कितना खर्चा है और कितने महीने पे ऑयल चेंज होता है, कितने 1000 किलोमीटर्स पे? जी, ऐसा है कि यहाँ पे आपको जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से हैंडबुक आई होती है, उसमें भी लिखा होता है कि इसमें किस ग्रेड का किस विस्कोसिटी का ऑयल डलेगा, उसकी API रेटिंग क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। और यह है कि यहाँ पे कॉस्को से भी ऑयल चेंज हो जाता है, आपका वॉलमार्ट है, कैनेडियन टायर है, आप जहाँ से भी ऑयल चेंज कराना चाहें करवा सकते हैं। और इसमें भी 3 तरह के यहाँ पे ऑयल्स चल रहे हैं। एक नॉर्मल मिनरल ऑयल होता है, आपका हाई माइलेज ऑयल होता है, और एक सिंथेटिक ऑयल होता है। सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा जो है महंगा होता है बनिस्बत दूसरे ऑयल के मुकाबले में, और यह है कि जो इस गाड़ी के लिए रिकमेंडेड है वो है 0W-20 ऑयल।
तो और ये बताएं कि कितने पुरानी गाड़ियों के लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप, 5000 के ऊपर या 10,000 किलोमीटर के ऊपर चेंज कर रही है? ये सारा जो है आपकी हैंडबुक जो होती है, जो आपको दे रही है कंपनी दे रही है, जो यूज़र मैनुअल होता है उसमें सब लिखा हुआ होता है कि कितने से कितने किलोमीटर के ऊपर कौन सा ऑयल डलेगा। तो 5000 सही है आप अगर चला रहे हैं। और वैसे इसमें ऑयल का ये भी होता है कि आप सिटी ड्राइविंग कर रहे हैं या हाईवे ड्राइविंग कर रहे हैं। मेरी ज़्यादातर ड्राइविंग हाईवे, तो हाईवे में यूजुअली आप जो है वो 5th गियर में ही चल रहे होते हैं, इंजन आपका कम मूव हो रहा होता है, तो इसलिए हाईवे पे इतना जो है ना, आप अगर 5000 पे कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी गाड़ी शहर में ही चलाते हैं और शहर से बाहर नहीं जाते, जहाँ आप 2nd, 3rd एंड 4th गियर तक मैक्सिमम जा रहे हैं, तो आपको फिर जल्दी ऑयल चेंज करना चाहिए। सर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं आपने यहाँ पे तो गाड़ी के अंदर, क्या क्या है और ये क्या फ़ायदा है इनका? ये तो आ गया जी सफाई सुथराई का सामान। यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी आपने खुद ही साफ़ करनी होती है। जी हाँ। ये थ्रॉटल क्लीनर आ गया है, इनके हिसाब की जो है थ्रॉटल में कुछ भी क्लॉग वगैरह आ जाए चलने के से, या जो डस्ट पार्टिकल आपके एयर फिल्टर से पास होके जा रहे हैं आपके इंटेक सिस्टम में, उसकी क्लीनिंग का सिस्टम आ गया। ये आपका व्हील क्लीनर वगैरह आ गया, आपकी स्टेपनी रिम्स वगैरह जो है उसको क्लीन करने के लिए है। ये आपका जो है रस्ट पेंट आ गया है, रस्ट से बचाने के लिए। कुछ ऐसी पार्ट्स हैं, कुछ सस्पेंशन के पार्ट्स हैं जिसको आप इसको कवर करना चाहें आप इसको कवर कर सकते हैं। इस तरह आपका ये फोम ग्लास क्लीनर है, तो ये है। प्लस आपका जो है स्क्रैच रिमूवर है, गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। प्लस ये वाइप्स हैं, सेम इसका यही वाला काम है। जो आपके डस्ट आती है ब्रेक के वेयर एंड टेयर से, आपके जो पैड्स आपके चल रहे होते हैं रोटर्स पे, उससे डस्ट आती है, वो निकल के आपके रिम्स पे आती है, जो कि बहुत बुरी सी एक लेयर बन जाती है। तो इसमें वाइप्स हैं, उससे आप उसको क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी गाड़ी के हवाले से, उसकी मेंटेनेंस के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, MVI के हवाले से। तो उम्मीद है अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। और हम अभी आपको एक गाड़ी का क्विक टूर देने लगे हैं और आपको दिखाएंगे कि ये गाड़ी किस कंडीशन में है। तो ये हम गाड़ी का आपको एक व्यू दिखा देते हैं गाड़ी का। एक्सटीरियर है, ये देखें। इसका जो रॉकर पैनल्स हैं उनका ख़ास ध्यान रखा जाए जब गाड़ी ख़रीदें तो, क्योंकि रस्टी ना हो। और ये देखें, ये फ्रंट ओरिजिनल कंडीशन में गाड़ी है, साफ़ सुथरी सी है। इसके टायर्स और ये दूसरी साइड का व्यू देखें। अभी हारून भाई ट्रंक खोल के दिखाएंगे।